हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे पेचीदा सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटम फिजिक्स यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स की फिजिक्स। एक बार फिर से खुशामदीद आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार साइंस पे। क्वांटम फिजिक्स के ओरिजिन से पहले सभी साइंटिस्टों को सिर्फ एक ही सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर लाइट है क्या। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है या फिर लाइट एक वेव है। वैसे हम बहुत सालों से लाइट को पार्टिकल्स मानकर अपना काम करते आ रहे हैं। जैसे 1621 में विल्बोर स्नेल्स ने स्नेल्स लॉ डिराइव करने के लिए लाइट को पार्टिकल माना था। आइजैक न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल मानकर अपनी ऑप्टिक्स की किताब लिखी थी, जो कि उस समय सबसे बड़ी कामयाब है। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। उसी समय 1629 से 1695 के बीच में डच साइंटिस्ट क्रिस्टीन हाइगेंस ने प्रेडिक्ट किया कि लाइट इज अ वेव, मगर उस समय उनकी कोई भी बात नहीं माना। साइंस की दुनिया में एक हल्की सी कोल्ड वार उस समय चली इस बात को लेकर कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल, मगर उस समय न्यूटन अपनी ग्रेविटेशनल लॉ की वजह से पीक पर थे, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि लाइट वेव भी हो सकती है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में थॉमस यंग ने अपना फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम पानी में दो अलग अलग वेव जनरेटर सोर्स बनाएं और उनको नज़दीक लाया जाए तो हमें कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो वह इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, जो कि कुछ जगह पानी में हाई इंटेंसिटी में मिलते हैं और कुछ जगह लो इंटेंसिटी में मिलते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर लाइट वेव है तो वह भी इस तरह के पैटर्न्स दिखाएगी। उन्होंने एक मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट ली और उसको बहुत ही छोटे अबाउट एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर वाले दो स्लिट में से पास की और उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले। कुछ जगह लाइट थी और कुछ जगह लाइट नहीं थी। यही एक्सपेरिमेंट उस समय गेम चेंजर था। यही एक्सपेरिमेंट देखकर कहा गया कि लाइट प्लस लाइट इक्वल्स टू डार्कनेस भी हो सकता है। समय के साथ साथ हर फील्ड में रिसर्च होने लगी। क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रोडायनामिक भी डेवलप हुई और 1864 में मैक्सवेल ने अपने 4 मैक्सवेल इक्वेशन दिए और कहा कि लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो क्रिएट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी फिनोमेनन की वजह से लाइट बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है। के बाद एक और एक्सपेरिमेंट सामने आया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट किसी मेटल पर गिराई जाती तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते थे। यह तभी संभव है जब लाइट पार्टिकल, यानी इस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। फिर उस सदी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट सामने आया जो कि था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 1859 में किरचॉफ ने सबसे पहले ब्लैक बॉडी शब्द का प्रयोग किया था। ब्लैक बॉडी वह बॉडी है जो हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एब्जॉर्ब और एमिट भी कर सकती है। आइडियल ऐसी ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर हम कोई ब्लैक बॉडी ले जो कि अंदर से होलो हो और उसमें एक छोटी सी ओपनिंग हो, तो वह बॉडी लगभग ब्लैक बॉडी जैसे एक्ट करने लगती है। उस ओपनिंग से जो भी लाइट उस हॉलो ब्लैक बॉडी में जाएगी वह बार बार अंदर रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है और वह ब्लैक बॉडी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जॉर्ब कर रही है तो वह उसी टाइम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट भी कर रही होती। जब ब्लैक बॉडी ने एमिट की हुई एनर्जी डेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ निकाला गया तो वो कुछ इस तरह से था। तो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने वाला कोई ना कोई फंक्शन फॉर्म जरूर होगा जो कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता हो। इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सामने आई रिले जीन्स। उन्होंने सबसे पहले एक स्क्वायर बॉक्स लिया जो कि पूरी तरह से ब्लैक था और उस स्क्वायर बॉक्स में एक छोटा सा पिन साइज होल किया। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस होल से जा रही थी वो एब्सॉर्ब होने लगी और साथ ही उस बॉक्स के इनर सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट भी हो रहे थे और यह प्रोसेस कंटिन्यूअस हो रहा था और इसकी वजह से बॉक्स में स्टैंडिंग वेव बनने लगी। उन्होंने उन स्टैंडिंग वेव्स के नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट किए और हर मोड को क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर कैलकुलेशन किया और उन्हें कुछ इस तरह से फंक्शनल फॉर्म मिला। अगर इस फंक्शनल फॉर्म का ग्राफ निकाला जाए तो वह लोअर फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच हुआ, मगर हायर फ्रीक्वेंसी पर यह पूरी तरह फेल हुआ। इसके मुताबिक हायर फ्रीक्वेंसी पर सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी एमिट हो रही है और इसी को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी कहते हैं। के बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैक्स प्लैंक ने माना कि जो हम बॉक्स ले रहे हैं उसके इनर सरफेस पे जो एटम्स वो डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे और वे ऑसिलेट कर रहे। मैक्स प्लैंक ने इस ऑसिलेटर को क्लासिकल न मानकर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर माना और सबसे बड़ी स्टेटमेंट कही कि जो एनर्जी ऑसिलेटर एमिट करेंगे वो क्वांटा के रूप में एमिट करेंगे, यानी जो लाइट एमिट होगी वो छोटे छोटे क्वांटा के रूप में एमिट होगी जिसकी एनर्जी इंटीजर मल्टीपल ऑफ HF होगी। H यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है
और वेव फ्रीक्वेंसी, और उन्होंने अपना फंक्शनल फॉर्म दिया जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से बिल्कुल सटीक मैच हुआ। अगर हम गौर से देखें तो इस एक्सपेरिमेंट में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रहे हैं वो क्वांटा के रूप में यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में एमिट हो रहे हैं, मगर उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। यानी इस एक्सपेरिमेंट में लाइट के दोनों वेव और पार्टिकल नेचर का यूज हो रहा है। उसके बाद 1905 में आइंस्टाइन ने प्रपोज किया कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, लाइट इज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। मैक्स प्लैंक ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसी के आधार पर आइंस्टाइन ने बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। और कमाल की बात है, कभी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे डी ब्रैगली को अचानक साइंस अच्छा लगने लगा और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं, और वे अपने पीएचडी की थीसिस में प्रपोज करते हैं कि लाइट ही नहीं बल्कि हर कोई ड्यूअल नेचर फॉलो करता है। छोटे से लेकर बड़े सभी चीज़ों के पास अपनी एक खुद की वेव एसोसिएटेड होती है। एवरी मैटर हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। और इस तरह जन्म हुई एक नई फिजिक्स जिसमें वेव और मैटर साथ में आए। आगे चलकर डेविसन और जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि अगर हर मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड है तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी वेव एसोसिएटेड होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन भी एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉलो करना चाहिए। इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर फॉलो करता है। इसके लिए डी ब्रोगली, डेविसन और जर्मर को 1927 में नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन दी और ऐसे शुरू हुई क्वांटम फिजिक्स की कहानी।